मनाने का फैसला हुआ है। भारतीय स्टार्टअप की सफलता के दर्शन किए और कुछ स्टेक होल्डर्स का प्रेजेंटेशन भी देखा। आप सभी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। आजादी के 75वें वर्ष में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,68,833 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 1,22,684 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से मौत हो गई है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 मामले दर्ज किए गए हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 3,749 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। सर्वाधिक मामले रांची से आए, जहां 1,355 नए मरीज मिले। पूर्वी सिंहभूम में 472, हजारीबाग में 306, कोडरमा में 164, पलामू में 142 और सिमडेगा में 141 संक्रमितों की पुष्टि हुई। बोकारो, देवघर, धनबाद और दुमका में भी संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार रहा। अच्छी बात यह रही कि इस अवधि में 2,807 कोरोना वीर कोविड को पराजित कर स्वस्थ भी हुए। राज्य में बढ़ते संक्रमण की वजह से रिकवरी रेट अब राष्ट्रीय औसत से कम 90.38% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 95.20% है। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य में कोविड दिशा निर्देशों का की अभी सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्ती बरत रही है। रांची के बीएनआर चाणक्य होटल में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का एक मामला प्रकाश में आया है, जिस पर होटल प्रबंधन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को होटल के बैंक्वेट हॉल में एक प्राइवेट पार्टी का आयोजन हुआ था,
जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन किया गया। अंचल अधिकारी की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,56,2,51,117 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राजधानी रांची में कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक लेने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इसके लिए रांची में कई विशेष केंद्र बनाए गए हैं। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सक की सलाह पर 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निर्बाध रूप से कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक उपलब्ध कराने के लिए रांची के राज्य योग केंद्र में सेंटर बनाया गया है, जहां डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ की एक पूरी टीम पूरे मनोयोग से सेवा कार्य में जुटी है। बहुत अच्छा किए हैं, 2 ले लिए हैं, एगो हम तैयारी हैं। बाद में गाइडलाइन आया तो संतुष्टि हुई और एट लास्ट मैसेज भी आया आज लेना है यह बोल के, और थोड़ा जगह का थोड़ा गलती हो गया, इधर उधर पता नहीं चला तो फिर किसी तरह से यहाँ पहुँच गया। यहाँ एहतियाती खुराक लेने को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। लोग पंक्तिबद्ध होकर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। के फ्रंट लाइन वर्कर्स के स्टाफ हैं और बूस्टर डोज का बहुत दिन से वेट कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा डोज लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज ठीक है। मेरा पहला डोज, दूसरा डोज और तीसरा डोज कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। और मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज का डिस्टेंस मेंटेन करें, ग्लव्स इस तरह से पहने और मास्क भी पहने, डबल मास्क पहने तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ वैक्सीन ले रहे लोग केंद्र सरकार की इस पहल और यहाँ की व्यवस्था की जमकर तारीफें भी कर रहे हैं। और इससे सरकार का मानसा यही है कि हम लोग कोविड से बच सकें और ये बहुत अच्छी सरकार की पहल है। तीसरा डोज लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो कोरोना वैक्सीन की पहली 2 खुराक ही कोरोना को हराने में काफी कारगर साबित हो रही है, लेकिन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्ग नागरिक इस एहतियाती खुराक को लेने के बाद खुद ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि महामारी के दौर में जरूरतमंद मरीजों के लिए टेली परामर्श एक वरदान है। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी से देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। कि ई संजीवनी देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति है और ये प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुसार सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान कर रही है। डॉक्टर मंडाविया ने लोगों से कोविड महामारी के दौरान इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये सेवा चिकित्सकों से अपने घरों पर रहकर तत्काल परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। इसकी समय अवधि सरकार के कामकाज की जरूरतों पर निर्भर करेगी। ये 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से एक दिन पहले 22 दिसंबर को संपन्न हुआ था। भारतीय थल सेना दिवस पर आज अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में थल सेना प्रमुख समेत अन्य लोगों ने शहीदों का नमन किया। साथ ही वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के शौर्य पराक्रम को याद करते हुए भारतीय थल सेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा और शांति बनाए रखने में बलिदान और वीरता का प्रदर्शन किया है। राष्ट्र आपकी सेवा के लिए आभारी है। जय हिंद। लिखा, आपके साहस के कारण ही राष्ट्र अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त है। आपके शौर्य और आपके परिजनों के धैर्य के प्रति देश सदैव कृतज्ञ रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे साहसी सैनिकों, सम्मानित पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय सेना अपनी बहादुरी और पेशेवराना अंदाज के लिए जानी जाती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को बयान करने में शब्द न्याय नहीं कर सकते। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के जवान प्रतिकूल इलाकों में सेवा करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं सहित मानवीय संकट के दौरान साथी नागरिकों की मदद करने में सबसे आगे हैं। विदेशों में भी शांति अभियानों में सेना के शानदार योगदान पर भारत को गर्व है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छटने के बाद सर्दी का सितम फिर ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2-3 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है। इधर रांची में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कुहासे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में आज हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। देश के कई हिस्सों में आज भी मकर संक्रांति का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। इस वर्ष सूर्य की राशि बदलने को लेकर पंचांग में मतभेद होने के कारण ये त्यौहार कहीं कहीं 14 तो कहीं 15 जनवरी को भी मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गर्म पानी में गिर जाने से 35% झुलसे लोहरदगा के इंटा गांव के एक 3 वर्षीय बच्चे को समुचित मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम से इस बच्चे के इलाज की समुचित व्यवस्था करने का आग्रह किया था। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मामले को संज्ञान में लेते हुए लोहरदगा उपायुक्त को बच्चे के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है। कोडरमा जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर ट्रू नेट जांच में 2, आरटीपीसीआर जांच में 157 और एंटीजेन जांच में 5 समेत कुल 164 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कुल 42 संक्रमित ठीक हो गए हैं। फिलहाल जिले में सक्रिय केस की संख्या 520 है। लातेहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर एच महतो ने सीएचसी बरवाडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएचसी बरवाडी में 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और अन्य उपकरणों की जांच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रांची सांसद संजय सेठ ने ओरमांझी प्रखंड के वन लोटवा में ग्रामीणों के साथ 100 एकड़ में लगे वनों की सुरक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान सभी वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधा गया और उपस्थित लोगों ने वन है तभी हमारा जीवन है की सोच के साथ अधिक से अधिक पेड़ लगाने का भी संकल्प लिया। कांग्रेस भवन में रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शॉल उड़ाकर कांग्रेस का झंडा देकर तथा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सिमडेगा उपायुक्त ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर श्रमिकों, दैनिक मजदूरों और बेसहारा लोगों के बीच कंबल और खिचड़ी का वितरण किया। उन्होंने बताया कि मजदूरों की सुविधा के वास्ते श्रमिक सहायता केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। बोकारो में टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने कुछ फोटो साझा करते हुए बताया कि जिले के विभिन्न सेशन साइटों पर आम जनों को कोविड का टीका लगाया गया। पलामू पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक अपहरण कांड का खुलासा करते हुए अपहरित को सुरक्षित बरामद कर लिया है। इसके साथ ही घटना में संलिप्त 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पलामू सदर एसडीओ ने चैनपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा कर टीकाकरण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण केंद्र आने वाले वृद्धजनों और जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल भी बांटे। लातेहार सदर थाना क्षेत्र में रात के समय लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 2 चोर को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। डायन बिसाही के नाम पर सिमडेगा जिले में एक महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। रांची में इलाजरत महिला से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है कि एक महिला को जिंदा जलाने के पुआल से ढक करके तेल डाल के आग लगाया और बुरी तरह झुलस गई, बुरी तरह। पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने और खास करके मैं कहूँगा राज्य सरकार के सामने ये चुनौती। इस मौके पर देवकमल अस्पताल के सीईओ और चीफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा ने बताया कि मरीज की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन अगले 2 दिनों में पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। है कि इनका चेहरा भी जला हुआ है, फेशियल बर्न्स बोलते हैं। ऐसे में छाती के अंदर धुआं जाने से 1-2 दिन के बाद ही कॉम्प्लिकेशन पता चलता है। अभी स्टेबल लग रही है, मैंने खुद आज उनकी ड्रेसिंग देखी है और लेफ्ट कान थोड़ा सा डीप जला है, लगता है कुछ चिपक गया था, बहुत देर तक वहां जला है। एग्जैक्ट पिक्चर 3-4 दिन में मालूम चलेगा। गौरतलब है कि सिमडेगा जिले में कल एक वृद्ध महिला को डायन बिसाही के नाम पर स्थानीय लोगों ने जिंदा जलाने का प्रयास किया था। महिला ने काफी जद्दोजहद के बाद अपनी जान बचाने में सफलता पाई है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने साथी भारतीय खिलाड़ी स्मिता चालिहा को सीधे सेटों में हराकर यह मुकाम हासिल किया। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंगापुर की येओ जियामिन के तेज बुखार के कारण टूर्नामेंट से हटने के बाद कैटथोंग ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सिंधु ने इससे पहले शुक्रवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमवतन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा को 36 मिनट के अंदर पराजित किया था। सिंधु ने अश्मिता को 21-7, 21-18 के सीधे गेम में हराया। वहीं पुरुष वर्ग में आज लक्ष्य सेन का सामना अंतिम 4 मुकाबले में मलेशिया के नंग तेजियोंग से होगा। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमवतन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय को पराजित किया था। तीसरी वरीयता प्राप्त लक्ष्य का क्वार्टर फाइनल मुकाबला काफी कड़ा रहा और उन्होंने प्रणॉय को 14-21, 21-9, 21-14 से शिकस्त दी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा। 4 बार के चैंपियन भारत को आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। आज गुयाना के मैदान पर उतरेगी। टीम की नजरें अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए नई प्रतिभाओं को तलाशने पर लगी होंगी। हरनूर सिंह, राजवर्धन हंगरगेकर, कप्तान यश ढुल और रवि कुमार से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जो अभी तक पिछले टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा के बल पर टीम की जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं। भारतीय टीम ने विश्व कप से ठीक पहले एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। टीम ने अभ्यास मैच में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया को हराया। टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम रही भारतीय टीम पिछले 3 सत्रों में फाइनल में पहुंची। 2 साल पहले बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में हारी भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी सीनियर टीम तक नहीं पहुंचा। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और युगांडा के साथ मौजूद है। टीम इंडिया आज के बाद 19 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ और 22 जनवरी को युगांडा के खिलाफ अपने ग्रुप मुकाबले खेलेगी। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू और समाज सुधारक राम गोपाल घोष के बारे में। आज की कड़ी में हम महान शिक्षाविद और गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू का स्मरण कर रहे हैं। सैफुद्दीन किचलू का जन्म 1888 में 15 जनवरी को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में समर्पित कर दिया। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में वे अग्रिम पंक्ति में रहे। पेशे से वकील किचलू ने अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल के साथ अंग्रेजों के शोषण और दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 30 मार्च 1919 को अमृतसर में एक जनसभा में 30,000 लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी का संदेश आपको पढ़कर सुनाया गया है। सभी नागरिकों को प्रतिरोध के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये पावन नगरी या देश रक्त रंजित हो जाए। ये प्रतिरोध धैर्यपूर्ण होना चाहिए। किसी भी पुलिसकर्मी या देशद्रोही के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग न करें, जिससे उसे कष्ट हो या शांति भंग होने की आशंका बने। रॉलेट एक्ट को लेकर बढ़ते प्रतिरोध से अंग्रेज सतर्क हो गए थे। उन्होंने 10 अप्रैल को किचलू
और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें धर्मशाला भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद 13 अप्रैल 1919 को बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। जनरल डायर ने इस जनसभा पर गोलियां बरसाई और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किचलू को दिसंबर 1919 में जेल से रिहा कर दिया गया। किचलू जनवरी 1921 में अमृतसर में स्वराज आश्रम की स्थापना में व्यस्त थे। आश्रम की स्थापना का उद्देश्य था युवाओं को राष्ट्र हित के कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। ब्रिटिश अधिकारियों ने किचलू को बार बार गिरफ्तार किया। उन्हें कुल 14 वर्ष जेल में बिताने पड़े। किचलू लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष भी थे। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की। किचलू भगत सिंह के समर्थक थे और नौजवान भारत सभा में उनके साथ सक्रियता से जुड़े थे। वे जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना समिति के भी सदस्य थे। 1947 में किचलू ने भारत के बंटवारे का पूरी मजबूती से विरोध किया। उन्होंने पूरे देश में जनसभाओं में बंटवारे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने विभाजन को सांप्रदायिकता के लिए राष्ट्रीयता का समर्पण बताया। वे विश्व शांति परिषद के उपाध्यक्ष के साथ साथ अखिल भारतीय शांति परिषद के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। उन्हें 1952 में स्टालिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1951 में भारत सरकार ने किचलू को जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बनाया। 9 अक्टूबर 1963 को सैफुद्दीन किचलू का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम महान समाज सुधारक राम गोपाल घोष का भी स्मरण कर रहे हैं। 1868 में 15 जनवरी को उनका निधन हुआ था। युवा बंगाल ग्रुप के एक नेता के रूप में उनकी तुलना प्राचीन एथेंस के राजनेता डेमोस्थेनीज से की जाती थी। राम गोपाल घोष उग्र सुधारवादी विचारक हेनरी डेरोजियो के अनुयायियों में शामिल हो गए और जल्दी ही रामतनु लाहिड़ी और डेरोजियो से उनकी मैत्री हो गई। जब डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की तब घोष उसके एक प्रमुख सदस्य बन गए। 1853 में वे लोक सेवा परीक्षाओं में भारतीयों की पात्रता की मांग करने वाले अग्रणी लोगों में शामिल थे। 1854 में उन्होंने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया। राम गोपाल घोष ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में सक्रियता से भाग लिया। भारत के इस महान सपूत को हमारा नमन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों और बेसहारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड में इस योजना से कई लोगों की जिंदगी बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। पक्का आशियाना पाकर गरीब मजदूरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है। गिरिडीह प्रखंड के मटरूखा पंचायत में कई लाभुक हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। कच्चा बसेरा से पक्का मकान पाकर वो बेहद खुश हैं। पहले बड़ी दिक्कत है दे दल के तब थोड़ा हमने के हिम्मत और भरोसा बुझा गए कि आप तने अच्छा घर मिल गया। मिट्टी के घर है, पानी से बहुत परेशान है, रह के दिक्कत है। सरकार कॉलोनी दल के तब घर बना के रह के। लाभुकों का कहना है कि बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती थी। आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि पक्का मकान बनाया जा सके, लेकिन इस योजना से उनका ये सपना भी पूरा हुआ है। पहले सर मिट्टी का घर था, पानी में छूता था, इसलिए सरकार ने हमको मकान दे दी। उसके लिए सरकार के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा।
माटी घर हल पानी तानी चुबेल कपड़ा पोस के घर हल पानी तनी चुबेल से सरकार दल के धन दल के क्या करें मजबूरी था हम लोग कमाने खाने वाला थे किसी हाल से मैंने मजदूरी करके सरकार ने मैंने हमको मुझे मदद किया तो किसी हाल से घर बनाए हैं खुश है। कलवाटांड के खूबलाल पंडित को मिट्टी के घर में रहने में बहुत परेशानी होती थी। आंधी तूफान में छप्पर उड़ जाता था, लेकिन अब उनकी परेशानी दूर हुई है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। सरकार ने दिया पैसा है न, सब पक्का बनाया, अब खुश से रह रहे हैं, किसी तरह परेशानी नहीं है। हमारा माटी घर था, बहुत चूता था, खपरा वाला घर है, बांस का रोला है, तो सरल पचल है, आंधी तूफान में उड़ जाता, बहुत दिक्कत होता था। तो सरकार हमको मतलब आवास दिया, हम बनाए उसको अच्छी तरह से और उसे सुखी संपन्न से रह रहे हैं। धन्यवाद सरकार को, हम धन्यवाद देते हैं। गिरिडीह के मटोखा पंचायत में 383 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है। इनमें 280 आवासों को पूरा किया जा चुका है, जबकि बाकी आवासों को पूर्ण करने का कार्य प्रगति पर है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ किया संवाद। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर बल। राज्य में कोरोना के 3,749 नए मरीजों की पुष्टि। कोरोना पाबंदियों की मियाद आज हो रही खत्म, अगले एक हफ्ते के लिए हो सकता है विस्तार। भारतीय थल सेना दिवस पर आज अनेक कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। जवानों के अदम्य साहस और कुर्बानियों को देश कर रहा याद। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और बादल छटने से न्यूनतम तापमान फिर लुढ़का, बढ़ी ठंड। राज्य के दक्षिणी और उससे सटे इलाकों को छोड़ अन्य जगहों में मौसम रहेगा शुष्क। जोहार, नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम वित्तीय प्रबंधन और साक्षरता को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। उसी को लेकर के उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं आप श्रीमान अविनाश कुमार जी। आप अपर सचिव हैं वित्त झारखंड सरकार के। अविनाश जी, वित्तीय प्रबंधन क्या है? वस्तुतः देखिए गौतम जी, वित्तीय प्रबंधन सही ज्ञान, सही नॉलेज, सही स्किल का विकास करना है, जिसके द्वारा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सके और उससे आसपास के में उपस्थित संसाधनों का सही ढंग से हम उपयोग कर सकें, यही वित्तीय प्रबंधन है। अविनाश जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सरकार, शासन व्यवस्था, समाज, ये जो जीवन के अंग हैं, उसमें वित्तीय प्रबंधन का